डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। और हम जो अपने जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस की, उसी कड़ी में हम एक और चैप्टर आगे पढ़ रहे हैं, दैट इज़ हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन इसका जो नामकरण है, इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसको हड़प्पा सभ्यता कहना उचित रहेगा। नामकरण क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या है कि अब हम इसके जो भी पॉइंट्स हैं आगे वो देख लेते हैं। तो आप इन वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए। अब हम इस पे आते हैं सबसे पहले आद्य इतिहास पर। जो हड़प्पा सभ्यता है वो आद्य इतिहास है। अब आद्य इतिहास क्या होता है? हमने पिछले वीडियो में एक प्रागैतिहास का जब वीडियो हमने देखा था, तो उसमें ये देखा था कि प्री हिस्टरी, प्रागैतिहास क्या होता है। मैं आपको वही कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा हूँ, फिर से आपको समझा रहा हूँ। जब आद्य इतिहास, जब हमारे पास लिखित स्रोत मौजूद नहीं होता इतिहास को समझने के लिए, तो वो प्रागैतिहास होता है। दूसरा है आद्य इतिहास, जो हम आज पढ़ रहे हैं। जब हमारे पास लिखित स्रोत तो मौजूद होते हैं, लेकिन हम उसको या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उसको समझ नहीं पाते, डिसिफर नहीं कर पाते, हम उसको समझ नहीं पाते। वो कहलाता है आद्य इतिहास। तो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता आद्य इतिहास के अंतर्गत माने जाते हैं। इसके अलावा जो भी लिखित सामग्री मौजूद है, इसको अगर हम समझ गए हैं तो फिर आ, वो इतिहास की श्रेणी में आता है। तो पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि 3 कैटेगरीज होती हैं: प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। तो हमारा जो आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, वो आद्य इतिहास में आता है। वैदिक सभ्यता भी आद्य इतिहास में ही आता है, क्योंकि वेदों की कई जो वेदों के कई जो फ्रेजेस हैं या फिर कई चीज़ें हैं, उनका अभी तक एक ऑब्जेक्टिव ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है। जिन इनका एक अभी तक वस्तुनिष्ठ अनुवाद नहीं हो पाया। वस्तुनिष्ठ अनुवाद से मतलब है कि ऐसा अनुवाद जो सबको मान्य हो, ऐसा अनुवाद अब तक नहीं हो पाया है। तो इस तरह से ये आद्य इतिहास है। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अब है नामकरण। अब हम सभी बेसिकली जानते हैं कि हमने कई बार पढ़ा है इस सभ्यता को, हम छोटे से थे तभी से पढ़ते आ रहे हैं। तो आरंभ में इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता था। क्यों? क्योंकि ये जो अवशेष मिले वो सिंधु नदी के किनारे किनारे मिले। सिंधु नदी घाटी की सहायक नदियों के किनारे मिले। बाद में सरस्वती नदी का जो क्षेत्र है उसके किनारे भी से भी इसके जो स्थल हैं वो मिले। तो इसको कहा जाने लगा सिंधु सरस्वती सभ्यता। लेकिन जब इसके बहुत सारे स्थल मिले और पता चला कि सिंधु नदी की सहायक नदी और सरस्वती नदी की सहायक नदियों के पार भी के अलावा भी बहुत सारे स्थलों में इस सभ्यता का विस्तार है, तो इसको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए जो इसका सबसे पहला खोजा गया नगर था हड़प्पा, उसके नाम पर इस सभ्यता का नामकरण किया गया और इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जो उस समय थे, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई थी, हड़प्पा की। इसके बाद राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई करवाई।
और 1924 में जॉन मार्शल ने घोषित किया कि एक नई सभ्यता की खोज की गई है जो कि काफी विकसित थी, एक नगरीय सभ्यता थी। तो इस तरह से एक परिचय है ये। अब इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक था। इसका जो मुख्य केंद्र था वो पंजाब और सिंध में था। इसके बाद इसका और जो खोजे गए इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की दिशा में हुआ। इस तरह जो हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। इसका फैलाव उत्तर में मांडा में चेनाब नदी के तट से लेकर दक्षिण में दैमाबाद और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से के सुतका गेंडोर, पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में हिरण्य तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। इसके जो और कई अफगानिस्तान में भी कई स्थल खोजे गए हैं, 2 स्थल मुंडीगाक और छोरतुगई। तो इस तरह से इसका विस्तार है। अब अनेक स्थल खोजे गए। इसमें जो प्रमुख स्थल थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, रोपड़, ये कुछ प्रमुख, धोलावीरा, ये कुछ प्रमुख इसके क्षेत्र थे। अब क्या है नगर नियोजन में। अब क्या हुआ था कि ये सारे जो नगर थे वो प्लान थे। प्लान का मतलब इनका पहले से एक प्लान बनाया गया था और उसके बाद ये नगर बसाए गए थे। तो जो ये जो कुछ शहर हैं इसके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुतका गेंडोर, सुरकोटदा, इनकी जो टाउन प्लानिंग है इसमें समानता मिलती है। इसमें अधिकांश स्थलों पर पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले थे, जिसमें एक को कहा जाता दुर्ग और दूसरे को कहा जाता नगर क्षेत्र। अब इसमें क्या था कि ऐसा जनरली माना जाता है कि दुर्ग क्षेत्र में प्रशासनिक और धार्मिक कार्य होता था और नगर का जो क्षेत्र था वहां पर सामान्य लोग निवास करते थे। कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहाँ का नगर, इसमें बहुत सारे क्षेत्र प्राचीर से घिरे हुए थे। यहाँ का नगर कालीबंगा का क्षेत्र, नगर क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। लेकिन लोथल और सुरकोटदा के जो दुर्ग और नगर क्षेत्र थे वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ऐसा माना जाता है कि दुर्ग के अंदर महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथा धार्मिक भवन और अन्नागार स्थित थे। इसकी जो नगरीय वास्तु या स्थापत्य कला का जो प्रमुख उदाहरण है वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ की नालियों की व्यवस्था से बहुत अच्छा परिलक्षित होता है। इनका निर्माण पक्की ईंटों से होता था। लोथल में अनेक ऐसी नालियों के अवशेष मिले हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इन नालियों को ढकने की भी व्यवस्था की गई थी और ये सारी नालियाँ ग्रिड पैटर्न पर समकोण दिशा में एक मुख्य नाली से मिल जाती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसी भी नालियाँ मिली हैं जो सोक पिट्स में गिरती थी। सिंधु सभ्यता में कई जगह प्रमुख इमारतें निर्मित हैं, जैसे स्नानागार है, अन्नागार है, देवालय है, सभावन, अनेक जगहों पर ये मिले हैं। नालियों की तरह सड़कें भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और एक मुख्य सड़क से मिल जाती थी जो नगर के बाहर जाती थी। तो इस तरह इसका नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग होती थी। इसके बाद सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था, हम देख सकते हैं कि लिखित साक्ष्यों का अभाव था। हमने पहले जैसा कि पढ़ा था। तो इसके लिखित साक्ष्यों के अभाव में सिंधु सभ्यता कालीन राजनीतिक स्थिति का निर्धारण करना एक कठिन कार्य है। उत्खनन में प्राप्त विभिन्न स्रोतों से ही हमको थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ेगा, जैसे मोहरें और वो सब। सिंधु सभ्यताकालीन प्रशासन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो प्रमुख राजधानियों के द्वारा माना जाता था।
इसके बाद इनका जो योजनाबद्ध निर्माण कार्य है, इसको देखकर लगता है कि इन नगरों में नगर पालिका जैसी कोई संस्था रही होगी। ये लोग शांति प्रिय थे। इनका जीवन राजनीतिक दृष्टि से भी शांतिपूर्ण था। इनको लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अस्त्र शस्त्र भी कम ही मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि लड़ाई झगड़े युद्धों में इनका इंटरेस्ट नहीं था। शांतिपूर्ण राजनीतिक स्वरूप होने के कारण यहाँ के लोगों का जो जीवन था वो बहुत अच्छा था। यहाँ के जो निवासी थे वो उनका नागरिक और राजनीतिक जीवन काफ़ी अच्छा था। नागरिकता के सिद्धांत और व्यावहारिक पहलुओं का भी विकास हुआ था, यानी सिविक सेंस जिसको कहते हैं कि सड़क पर कचरा नहीं डालना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, जो कि आज भी बहुत रेयर है। हम देखते हैं कि बहुत, अगर हम देखें कि चलो शहरों में तो और भी मजबूरी के कारण फाइन लगता है, ऐसी व्यवस्थाओं के कारण और भी थोड़ा बहुत रहता है। अदरवाइज गाँव में आज भी देखने को मिलता है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर एक सिविक सेंस का अभाव है। लेकिन हमें इनसे सीखना होगा कि आज से 2600 साल पहले ये सिविक सेंस कितना अच्छा था। सैंधव सभ्यता में विकेंद्रीकृत लोकतंत्रात्मक शासन रहा होगा ऐसा माना जाता है। यहाँ का जो शासन है वो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर आधारित था और यहाँ के नगर स्वायत्त शासी रहे होंगे। इसके बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों को देखकर लगता है कि नगर शासन जैसी व्यवस्था रही होगी। जो ये नगर व्यवस्था व सुरक्षा पर ध्यान देती थी। यहाँ कर पर सफाई की व्यवस्था भी थी और नगरों में पूर्णतया जो सुरक्षित दुर्ग थे वो भी उपलब्ध थे। इसके बाद इनका आर्थिक जीवन कैसा था? आर्थिक जीवन जो है वो हमें थोड़ा बहुत उत्खनन से प्राप्त भग्नावशेषों से ज्ञात होता है। यहाँ पर आर्थिक स्थिति अच्छी मानी जाती है और व्यापार प्रमुख जीवन माना जाता है। कृषि सबसे प्रमुख साधन माना जाता था। कई प्रकार की जो फसलें हैं वो भी उगाई जाती थी, जैसे गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल और अनेक फल उगाए जाते थे। अनाज को रखने के लिए विशाल अन्न भंडार होते थे, जिनके बाहर ही अन्न पीसने की व्यवस्था भी होती थी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग पशुओं को भी पालते थे। पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात भी होता है कि वो गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि पालते ही थे। ऊँट भी कम मात्रा में पाला जाता था। ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा और लोथल में घोड़े के अवशेष मिले हैं और ऐसा माना जाता है कि ये उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता में घोड़े से ये परिचित थे। इसके अलावा कपड़े बुनना और सूत काटने और कपड़ा बुनने वाले प्रथम लोग थे ऐसा माना जाता है। उन्हें कपड़े रंगने का ज्ञान भी था और सूती और गर्म दोनों ही प्रकार के कपड़े तैयार किए जाते थे। उद्योग और अन्य प्रकार के व्यवसाय भी यहाँ पर थे। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे चाक द्वारा। उसके बाद उन पर चित्रकारी करके भट्टी में पकाया जाता था। इन बर्तनों पर अत्यधिक चमक होती थी। मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ एवं खिलौने भी प्राप्त होते थे। सिंधु सभ्यता में धातुओं के भी सुंदर आभूषण बनाए जाते थे। धातुओं के अतिरिक्त सीप, शंख, हाथी दांत आदि के भी आभूषण बनते थे। खुदाई में तराजू भी प्राप्त हुई और अनेक बाड़ भी मिले हैं। सबसे छोटा बाड़ जो है वो 13.64 ग्राम का है। सीप का बना हुआ एक स्केल भी प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर विद्वानों का मत है कि स्केल की लंबाई 13.2 इंच होती थी। और व्यापार, सिंधु निवासियों के विदेशों से भी व्यापारिक संबंध थे और मेसोपोटामिया की मोहरें भी मिली हैं। विदेशों से संपर्क थल एवं जल दोनों ही से मार्गों से हुआ करता था। थल पर बैलगाड़ी और जल से जहाजों का प्रयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि सिंधु निवासी सोना, चांदी, सीसा, तांबा आदि आयात करते थे। तो इस तरह इनका आर्थिक जीवन हुआ करता था। इसके बाद धार्मिक जीवन कैसा था उनका?
हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन ऐसा माना जाता है, एक मातृ देवी का पूजन किया जाता था। और ऐसा भी माना जाता है कि परिवार भी मातृ सत्तात्मक ही हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता या इनका जो धार्मिक जीवन है उसमें ये था कि मातृ देवी के साथ साथ देवताओं की उपासना भी किया करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई थी, लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर पद्मासन की मुद्रा में एक 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके सिर पर 3 सींग, बाईं तरफ एक गेंडा और एक भैंस और दाईं तरफ एक हाथी और एक बाघ है। आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। इसे पशुपति का रूप माना गया है। पशुपतिनाथ वृक्ष, लिंग, योनि और पशु आदि की उपासना भी की जाती थी। वृक्ष पूजा काफी प्रचलित थी। इस काल में पशु पूजा का भी चलन था और मुख्य रूप से एक सींग वाले जानवर की पूजा की जाती थी, जिसको गेंडा माना जाता है। खुदाई में मुहरों पर कुबड़ वाले सांड का अंकन मिला है और शायद इसकी पूजा भी की जाती थी। इसके बाद गुजरात के लोथल और कालीबंगा जो राजस्थान में है उसकी खुदाई में अग्निकुंड और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। स्वस्तिक चिन्ह भी लगभग संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन माना जाता है। सिंधु सभ्यता की उत्खनन में शवाधान भी प्राप्त हुए हैं। मृतकों को कब्रों में दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में शवों के साथ मृदभांड अर्थात मिट्टी के बने बर्तन और आभूषण भी मिले हैं। संभवतः सिंधु वासी मानते थे कि मृत्यु के बाद भी इन वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो मृत्यु के बाद जो प्रयोग करने वाली बात है वो कई सभ्यताओं में पाई जाती है। इसके बाद पतन जो है उसके कई कारण हैं, जैसे स्टुअर्ट पिगट और गार्डन चाइल्ड जो मानते हैं कि बाहरी आक्रमण जो आर्यों का आक्रमण माना जाता है। उसके बाद M.R. साहनी जो है बाढ़ आना मानते हैं। मार्शल S.R. राव और मैकी बाढ़ मानते हैं। G.F. हेल्स घग्गर के बहाव में परिवर्तन के कारण विनाश को मानते हैं। KVR कैनेडी मानते हैं कि महामारी, मार्शल और रायक्स जो है वो भूतात्विक परिवर्तन को इसका कारण मानते हैं। ऑरेल स्ट्रेन और A.N. घोष जलवायु में परिवर्तन मानते हैं। वाटर फेयर सर्विस मानते हैं कि वनों कटाई, संसाधनों की कमी और पारिस्थितिकी असंतुलन को इसका कारण मानते हैं। व्हीलर जो मानते हैं, इन्होंने ये उल्लेख किया है कि बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के कारण इसका पतन हुआ था। तो इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को अनेक विद्वान अनेक अलग अलग कारणों से मानते हैं। तो इस तरह ये हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला चैप्टर है। अगला जो चैप्टर है वो हमारा वैदिक सभ्यता का है, तो हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू सो मच।